गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा लेक्चर है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये भी एक पार्ट है फंक्शन का ही। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इन्वर्स कब निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका और डिटेल अब आज हम सीखेंगे, है ना। ठीक है, देखिए जैसे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, तो ये लिखा हुआ है कि इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ 1 ऑन टू फंक्शन। आप सभी को पता है कि इन्वर्स होने के लिए फंक्शन का 1 एंड ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्स नहीं होगा। ये मैं बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, एक बार आप और देख लीजिए कि मान लीजिए अगर ये मेनी वन हो गया, ठीक है, तो इन्वर्स जो अगर फंक्शन है वो एफ फ्रॉम ए टू बी है। बात समझ में आ रही बच्चों? एफ फ्रॉम ए टू बी है और यहाँ पर 2 पॉइंट की सेम इमेज आ गई, तो अब जब आपका इन्वर्स बनेगा तो वो बी टू ए होगा। तो आप इधर से इस तरफ जाओगे तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएगी ना, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये मेनी वन अगर हुआ तो भी फंक्शन इन्वर्स नहीं होगा, और अगर वो ऑन टू हुआ तो भी इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऑन टू हुआ तो यहाँ पर मान लीजिए वो ऐसा हो गया, कुछ एलिमेंट्स बाकी रह गए, तो एफ के लिए फंक्शन का काम करेगा, लेकिन अब आप जब जी के लिए इसको काम करवाएंगे तो ये एलिमेंट बाकी रह जाएगा ना। ठीक है, तो अभी ऑन टू नहीं था इसलिए इसका भी इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो उसी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है जो 1 और ऑन टू है। ठीक, आगे चलते हैं। जी फ्रॉम बी टू है, जी फ्रॉम बी टू है। देखो एफ ए से बी में था, जी बी से ए में है, मतलब आप समझ गए, ये रहा ए ये रहा बी। अगर ये फंक्शन है तो इधर से ही उसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब जो डोमेन और ये वाला हिस्सा जो भी इंक्लूड है रेंज। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर फंक्शन का डोमेन ए है और रेंज कोई भी एक सेट बी डैश मान लो, तो जी का रेंज ए हो जाएगा और डोमेन बी डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट y equal to f of x is mathematically equivalent to g of y equal to x for all x belongs to a and for all y belongs to b। अब बच्चों जरा थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं अपन, है ना। ये देखिए, ये x है, ये y, सेट a में x टाइप के एलिमेंट है, सेट b में y टाइप के एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली बच्चों जब भी आप f में इनपुट डालोगे तो वो क्या होगा, वो होगा x। तो आप f में इनपुट x डाल रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, y मिल रहा है, या यूँ बोल लो कि f ऑफ x आपको y दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब g में आप क्या इनपुट डालोगे, क्योंकि g b से a में है तो g ऐसा जा रहा है, तो आप g में इनपुट डालोगे y। तो अगर g में इनपुट y डाला तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, x। तो बात समझ में आई, ये इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो g को हमने क्या बोल दिया, इन्वर्स ऑफ f, तो जी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। लेकिन याद रखना कि एफ इनवर्स एक्स कभी भी 1/f(x) के इक्वल नहीं होता है। इन्वर्स का मतलब भाई 2 का इन्वर्स 1/2 हो सकता है क्योंकि वो नंबर है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1/sin x नहीं होता है, याद रखो आप। ठीक है, अभी इसी के बाद चूँकि जी इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ इनवर्स। भाई अभी तो हमने बताया कि जी जो है वो इन्वर्स है एफ का, तो जी इक्वल टू एफ इन्वर्स तो हम लिख सकते हैं। अब बच्चों जी फंक्शन में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, यदि एफ में एलिमेंट एक्स कॉमा एफ एक्स टाइप के हैं, यदि एफ में एलिमेंट एक्स कॉमा एफ एक्स टाइप के हैं तो जी में एलिमेंट एफ एक्स कॉमा एक्स टाइप के होंगे। इसका मतलब ये ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है, ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो गया। ठीक, ये x कॉमा एफ एक्स था तो ये एफ एक्स कॉमा एक्स हो गया। तो रेंज और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये याद रखो। किसी ने बोला कि भैया डोमेन में 1,2 टाइप के एलिमेंट है, या यूँ बोलो कि फंक्शन में 1,2 टाइप के एलिमेंट है, तो बताओ इसके इन्वर्स में कैसे होंगे, तो आ जाएगा 2,1। बस इनको पलटना और कुछ नहीं करना है। ठीक, आगे चलते हैं, काम की चीज़ें सारी। आगे देखो, to find the inverse of a function some rules are very necessary how to find the inverse। बच्चों क्वेश्चन में यही ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्या करोगे आप, सबसे पहले जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ वाई लिख दो,
कोई परेशानी यही नहीं, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अब बच्चों x और y को आपस में बदल दो, मतलब क्वेश्चन में जहाँ y है वहाँ x कर दो, जहाँ x था वहाँ y कर दो। ये तरीका बता रहा हूँ मैं इन्वर्स निकालने का, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, फिर एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x विच इज़ अवर रिक्वायर्ड एफ इनवर्स। और जैसे आपने y को x के टर्म्स में, जैसे आपने y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया, तो यही हमारा एफ इनवर्स होगा। तो आप इसको पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे हम। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस, मतलब फंक्शन का ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 टू द पावर एक्स प्लस 2। क्या निकालना है बच्चों आपको, एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, स्टेप्स फॉलो करोगे। क्या है पहला पॉइंट, एफ एक्स को वाई लिख लो। चलो एफ एक्स ये रहा, ये देखो ये रहा एफ एक्स, इसको मैंने लिखा वाई इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 2 एज इट इज़। बोलो बच्चों आया समझ में। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, इंटरचेंज कर दो एक्स और वाई को, एक्स और वाई को इंटरचेंज अभी कर देते हैं। जहाँ वाई है वहाँ एक्स लिख दिया, जहाँ एक्स है वहाँ वाई लिख दिया। बच्चों बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन, याद रखना आप। ठीक, इन्वर्स निकालने का स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। तो बच्चों वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना मतलब वाई की वैल्यू ही निकालना है एक्स के टर्म में। अब यहाँ से वाई की वैल्यू कब निकलेगी, जब वाई नीचे आ जाए। तो वाई को नीचे आने का एक ही तरीका है, टेक लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया लॉग एक्स, ये भी हो गया लॉग 10 टू द पावर वाई प्लस 2। अब बच्चों लॉग का बेस क्या रखें, जिससे ये 10 हट जाए, 10 बेस दोनों तरफ कर दो। ये तो हमारी मर्जी के मालिक है हम। तो ये हो गया बच्चों लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू, ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई प्लस 2। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2, यही हमारा आंसर। तो बच्चों ये फंक्शन जो वाई आया, ये इस फंक्शन का इन्वर्स हो गया, इस डोमेन और रेंज को ध्यान में रख, डोमेन और कोडोमेन को ध्यान में रखते हुए। बोलो बच्चों तरीका समझ में आया। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बहुत ही आसान। देखो वापस से मैं कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखा 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 3। अगले स्टेप वाई की प्लेस पर एक्स और एक्स की प्लेस पर वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस एल एन वाई प्लस 3। कोई डाउट नहीं। अब वाई की वैल्यू निकाल लो, तो ये बन गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू एल एन वाई प्लस 3। एंटी लॉग ले लो, तो जैसे एल एन हटेगा तो आप जानते हो इसके बेस में ई है, ये इधर आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस 1। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस 3। दिस इज अवर आंसर। क्या बोलते हो, है इजी। ठीक, नेक्स्ट वाला आप ट्राई करके देखो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, बनेगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक, करो ट्राई। अब मैं भी कर देता हूँ इधर। पहला एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर वाई 2 टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स। दूसरा स्टेप वाई की प्लेस पर एक्स, एक्स की प्लेस पर वाई। ठीक, तीसरा वाई की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स प्लस एक्स इंटू 2 टू द पावर वाई इक्वल टू 2 टू द पावर वाई। 2 टू द पावर वाई अलग कर दो, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 टू द पावर वाई अलग 1 माइनस एक्स इक्वल टू में एक्स। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में। ठीक, 2 टू द पावर वाई का वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, अब लॉग का वैल्यू निकालना है, दोनों लॉग का नहीं वाई का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड लॉग ले लो और बेस में 2 रख दो, क्योंकि लॉग बेस में 2 2 टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बेस में 2 हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालना, वाई की तो निकल गई ना, ये तो 1 हो ही जाएगा, वाई इक्वल टू आंसर आ गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बेस में 2। दिस इज अवर आंसर, है इजी। ठीक, बोलो बच्चों कोई डाउट है ना। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो आपको यही सोचना है कि पहली स्टेप क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन जो है आपके इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट में क्या हो रहा है। देखो नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट है बच्चों कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स होता है और एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है। ये आप हमेशा याद रखो। देखो इसका प्रूफ भी मैंने करा हुआ है। जैसे मान लो एफ ऑफ
जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर ये एक्स आ गया तो समझ लो जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स है, फिक्स है। जब भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आ जाए तो समझ जाओ कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स इसका इनपुट, वाई इसका इनपुट, सेट ए सेट बी, ठीक। इसमें एक्स डालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई देगा, इसमें एफ इनवर्स में वाई डालेंगे तो ये एक्स देगा। अभी समझाया था ना। तो अब आप देखो एफ ऑफ एक्स वाई दे रहा है और एफ इनवर्स वाई एक्स दे रहा है। अब बच्चों ये देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स वाई। अगर ये एक्स की वैल्यू उठा के आपने यहाँ रख दी तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई आ जाएगा और एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई क्या आ रहा वाई, तो प्रूफ हो गया ना ये वाला हिस्सा। ये यूँ सोचो कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना, ये वाई की जो वैल्यू है ये वाली, ये वाई की वैल्यू जो है आप यहाँ रख दो, ये हो गया एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया। बोलो बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया ना इनका, ठीक। तो याद रखो ये सब चीज़ें। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या दिया है, जनरली फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू मेक देम इन्वर्टिबल, इट मीन्स 1 1 ऑन टू वी रीडिफाइन देम इन सच अ मैनर दैट दे बिकम 1 1 ऑन टू इन सर्टन पार्ट ऑफ देयर डोमेन। बच्चों इसका मतलब क्या हो रहा है, अब ये समझ लो आप। वो ये बोल रहा है कि फंक्शन को कई बार फंक्शन क्या 1 1 ऑन टू नहीं होता, मतलब आपको इन्वर्टिबल इन्वर्स निकालना है लेकिन वो इन्वर्टिबल है ही नहीं। इन्वर्टिबल है ही नहीं मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है मतलब 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन करो कि वो अपने डोमेन में 1 1 ऑन टू हो जाए। क्या बोला मैंने, सुना? फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन करो कि वो 1 1 ऑन टू बन जाए, किसमें, इन देयर डोमेन। बोलो बच्चों आ गई बात समझ में, ठीक। अब मैं इसके कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि ऐसा कैसे क्या हो क्या रहा है ना। जैसे देखो मान लो कि एफ आर टू आर में एक फंक्शन है और कोई भी एक फंक्शन ले लो जैसे जो इन्वर्टिबल नहीं है ना, जैसे इवन फंक्शन कोई भी इन्वर्टिबल नहीं होता तो एक्स स्क्वायर ही ले लिया। तो बच्चों मान लो कि एक्स स्क्वायर ले लिया ना, तो देखो अब इसका डोमेन क्या हो गया, वो तो आर ही हो गया, और रेंज क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। सही है। अब जरा इसका ग्राफ हम बना के देखते हैं ना। देखो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा देखा। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू थोड़ी है, कैसे पता लगा, देखो ना आप ओरिजेंटल लाइन की जो 2 पॉइंट पर कट कर रही है ना, 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब मैनी टू 1 हो गया ना भाई। सेम वाई के लिए 2 एक्स मिल गए तो मैनी टू 1 हो गया ना, ठीक। तो बच्चों इसका तो इन्वर्स निकलना नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई ये कैसे बनेगा इन्वर्टिबल। तो देखो इसको इन्वर्टिबल बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ से पहले देख लो, मैं क्या करूँ, इसका एक ही साइड का ले लूँ। ये देखो आप, अब देखो आप मैंने क्या किया, केवल ये वाली ब्रांच ले ली, ये वाली ब्रांच ले ली। तो अब आप इसको चेक कर लो, ये तो 1 1 ऑन टू है क्योंकि एक ही पॉइंट पर हमेशा कट करेगा। तो इसका मतलब अब इसका डोमेन क्या हो गया, अब इसका डोमेन हो गया 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन में तो आप कुछ भी रख सकते हो ये पूरा। लेकिन रेंज क्या होगी, ये वाला हिस्सा केवल, और ये वाला हिस्सा भी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। बोलो आया समझ में। अब ये इन्वर्टिबल है, अब इसका इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। नोट करो इसको, कर लिया इसको नोट, ठीक है बच्चों, नोट किया आपने इसको। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे इसका ग्राफ जो है वो इन्वर्टिबल बन जाता है या इसका इन्वर्स ऐसे। लेकिन वो मैथमेटिकल कैसे निकालोगे, चेक कैसे करोगे कि भैया इसका इन्वर्स सही निकाला क्या हमने। तो अभी तो हमने मेथड सीख ही रखी है, क्या था फंक्शन बताना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप जल्दी से बताओ क्या करते हैं अपन, y की प्लेस पर x और x की प्लेस पर y रख देते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट एक्स। अरे बोलो भाई 2 फैक्टर हो गए, तो एक हो गया y माइनस रूट एक्स, एक हो गया y प्लस रूट एक्स, ठीक। इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब बच्चों देखो y की 2 वैल्यू आ गई, एक रूट एक्स और दूसरा माइनस रूट एक्स। अब जरा इनके डोमेन चेक करो। बोलो भैया रूट एक्स का डोमेन तो रटा हुआ है 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी रूट एक्स का डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी आना है।
तो बच्चों देखो जरा, अब अपने फंक्शन का डोमेन भी 0 से इन्फिनिटी आया था क्या? अरे बोलो, 0 से इन्फिनिटी मिला। अब रेंज चेक कर लो जरा इनकी, अब रेंज निकालते भैया, चलो रेंज देखते हैं। रूट एक्स की रेंज याद है आपको? 0 से इन्फिनिटी सेम ही आती है, लेकिन बच्चों ये माइनस रूट एक्स है इस वाले में, तो इसकी अगर आप रेंज निकालोगे तो 0 से इन्फिनिटी रूट एक्स की, 0 से इन्फिनिटी रेंज रूट एक्स की, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। बोलो भाई, अब अगर ये रेंज आ गई है तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, ये फंक्शन का डोमेन था और ये रेंज थी। जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा डोमेन बन जाएगा, ये वाला हिस्सा रेंज बन जाएगा। तो रेंज में 0 से इन्फिनिटी दिख रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी रेंज में यहाँ दिख रहा है पर यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन गड़बड़ हो गया, ये वाला इन्वर्स सही है, क्योंकि इसमें डोमेन भी सही बैठा, रेंज भी सही बैठा। तो बच्चों आपको समझ में आया? आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो भी फंक्शंस मिले सारे इन्वर्स हो, चेक करना पड़ेगा आपको कि डोमेन और रेंज के हिसाब से भी वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक आया बच्चों समझ में? ठीक है ना? तो ऐसे भी सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस। देखो मैं आपको है ना एक और एग्जांपल बता देता हूँ, इसको है ना और देखो और तरीके से एक नई चीज़ और सिखा देता हूँ। अभी ध्यान आ गई मुझे, मैंने वैसे प्लान नहीं किया था पर अब याद आ गया तो मैं सिखा देता हूँ इसको। जैसे अभी हमने क्या लिया था, y = x², ठीक है ना, और हमारा इसका इन्वर्स क्या आया था, मतलब मैं इसको बोल दूँ कि f हमारा x² था तो f इन्वर्स आया था हमारा √x। ये तो नहीं है, √x आया ना बच्चों। अब ज़रा देखो मैं आपको एक नई चीज़ और दिखाता हूँ। आपको याद है ना x² का ग्राफ हमने एक ही साइड का लिया था। अच्छा आप ये भी कर सकते थे ना, आप ये भी कर सकते थे, केवल इसी साइड केवल ग्रीन वाला भी ले सकते थे, ये वाला नहीं लेते, ये वाला लेते तो भी काम हो जाता आपका, तो भी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक लेना है बच्चों, दोनों मत लेना, वरना फिर 1 1 1 2 1 1 नहीं होगा, मेनी टू 1 हो जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा था, देखो कि ये जो है ये वाला, अरे ये जो हिस्सा है ना, ठीक, ये वाला हिस्सा हमने अभी देखा, y = x² आपका यही रहेगा, ठीक है। और y = मैं इसका बना रहा हूँ, इसके इन्वर्स का भी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो वो क्या √x, तो √x का ग्राफ बच्चों आपको पता ही है ना ऐसा होता है, मैंने बताया भी लास्ट लेक्चर में, आप चेक कर लो। अब बच्चों देखो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं ना, यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन और खींच रहा हूँ y = x, ठीक है। तो अब ज़रा देखना है ना, ये y = x नामक लाइन हमने खींच दी। अब बच्चों ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको एक यहाँ से नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ये जो आपका ये वाला फंक्शन है ना, कौन सा, पिंक वाला, ये हो गया y = √x, और ये जो ग्रीन वाला है ना, ये हो गया y = x², और ये जो है ना, ये लाइन हो गई y = x, ठीक। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स। अगर आपको फंक्शन और ये फंक्शन था आपका और ये इन्वर्स था, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। देखो ये तो दिख ही रहा है ना, x की प्लेस पर 1 डालो y1 आएगा, यहाँ पर भी 1 डालो y1 आएगा, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया 1,1, और ये तो आप जानते हो ना 0,0 है, ये तो दिख ही गया कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, f(x) और f इन्वर्स x दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। जैसे x² और आप √x को इक्वल करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है कौन सा, 0 0, और दूसरा आ रहा है 1, ठीक। अब बच्चों मुझे आपको ये सिखाना है कि ये तो आपको हर कोई बता देगा कि x = 0 और x = 1 इसके सॉल्यूशन हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनरली टू सॉल्व अबोव इक्वेशन, सॉल्व f(x) = x। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये फंक्शन था, ये फंक्शन का इन्वर्स था, दोनों यहाँ मिले, दोनों यहाँ मिले,
ये फंक्शन का इन्वर्स, ये फंक्शन, दोनों यहाँ मिले। अब बच्चों देखो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको एक जगह और कॉमन दिख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स पर। तो अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स भी तो यहीं पर है, वो भी तो इनसे भिड़ा हुआ है, अरे वहाँ पर भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास केवल फंक्शन है, आपके पास केवल फंक्शन है, इन्वर्स नहीं है। क्या बोला मैंने, आपने बात सुनी, क्या बोला बताओ? अगर आपके पास केवल फंक्शन है और इन्वर्स नहीं है तो आप फंक्शन और y इक्वल टू एक्स, फंक्शन और y इक्वल टू एक्स, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स ही देंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये देखो क्या बोला मैंने कि फंक्शन और उसके इन्वर्स का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और मान लीजिए आपके पास इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या करो, फंक्शन और y इक्वल टू एक्स, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही होंगे, क्योंकि देखो ना ये y इक्वल टू एक्स और ये आपका फंक्शन ग्रीन वाला, ये दोनों भी तो यहीं टकरा रहे हैं, यहाँ पर भी तो टकरा रहे हैं। अब बात समझ में आई बच्चों? ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। फंक्शन और उसके इन्वर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो आप फंक्शन और y इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लो, ठीक, समझ में आ गया? अब देखते हैं कि कैसे आता है ना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा है ना, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है देखो, डोमेन क्या है बच्चों, 3/2 से इन्फिनिटी, क्लोज में 3/2, ओपन में इन्फिनिटी, और को डोमेन क्या है 7/4 से इन्फिनिटी। फंक्शन ये रहा बच्चों, और बोला है फंक्शन इक्वल टू इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब आप समझ गए, सॉल्व करो यानी एक्स का वैल्यू निकालो। तो अब ये हमें पता ही नहीं इसका इन्वर्स कौन ढूंढेगा, तो अपन तो अपनी चालाकी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x + 4, ठीक। और दूसरा मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सॉल्व, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4 इक्वल टू एक्स, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू, नहीं यहाँ गलती होगी मुझसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक। अब बच्चों ये तो आप जानते हो ना कि ये क्या है, बोलो 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 बोलो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉल्व करो x इक्वल टू 2, लो भैया आंसर ही आ गया, यही सॉल्यूशन है। अब आप इसका इन्वर्स निकाल भी लोगे और इसके साथ सॉल्व करोगे तो भी आंसर x इक्वल टू 2 ही आना है। ट्रिक समझ में आई कितनी बेहतरीन है, मतलब आप समझे बिना इन्वर्स निकाले फंक्शन और उसके इन्वर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लोगे, कब, जब आप फंक्शन को y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लोगे, है ना ज़बरदस्त चीज़, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, f फ्रॉम r टू r और fx क्या दिया है, x³ + a + 2x² + 3ax + 5 is an invertible mapping, find range of a। अच्छा, अब देखो इसने क्या बोला है, ये इन्वर्टिबल मैपिंग है बच्चों। अगर ये इन्वर्टिबल मैपिंग है r से r में f, तो ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसमें जो a है उस a का रेंज आपको निकालना है। अच्छा, तो a का रेंज कैसे निकालेंगे अपन, तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब, इन्वर्टिबल मतलब सर 1 1 एंड ऑन 2। अच्छा, तो अब ज़रा चेक करो कि क्या ये 1 1 और ऑन 2 है, तो हो गई वो तो। अब मैपिंग इन्वर्टिबल है, अब आपको ए का रेंज निकालना, तो पहले एक काम करते हैं ऑन 2 देखते हैं ना। ऑन 2 तो है, क्यों है ऑन 2, क्योंकि एफ आर से आर में, अच्छा इसलिए नहीं है, सॉरी, एफ आर से आर में इसलिए थोड़ी होगा, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या बच्चों, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो ऑन 2 ही होगा, पता ही है आपको, बताया था मैंने पिछली क्लास में भी। अब 1 1 कैसे चेक करें, 1 1 चेक करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि बच्चों dy/dx निकाल लो, अगर वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, या dy/dx हमेशा क्या आ जाए, लेस और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं
कि ये 1 1 और ऑड, ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा, ठीक। अच्छा, तो आप एक काम करो, अपन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दो, फंक्शन का अपन डिफरेंशियल निकाल दो। फंक्शन है ये रहा एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² और x² का 2x, तो ये बन जाएगा आपका 3x², ये 3x² है ना, 3x² प्लस 2x इंटू में a+2 एज इट इज़, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या थी 3x + 5 ना, तो 3x का तो हो गया 3a, डिफरेंशियल तो पता है ना आपको, ठीक, और 5 का तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिखा मैंने, देख लो जरा आप एक बार ध्यान से समझ लो, ये लिखा हुआ 3x² है ना, ठीक, ये डिफरेंशियल आ गया इसका। अब बच्चों देखो इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो a है वो कौन है 3, और वो पॉजिटिव है। अब अगर a पॉजिटिव हुआ तो आप जानते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, बोलो भाई सही है क्या, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि ये या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमेशा क्या दे रहा है ये। तो अब देखो इसके सीन समझ लो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला 3 ही टाइप के हैं, या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा होगा, बोलो सही है, 3 ही केस हमेशा होते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के, है ना। अब बच्चों देखो ये वाला केस जो है, ये वाला जो केस है ना, ये वाला, ये कभी नेगेटिव हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है, तो ये वाला केस कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि तीनों ही हमेशा <0। देखो पहली बात तो मैं आपको दोनों चेक करके बताता हूँ, ये वाला भी देखते हैं ये वाला भी देखते हैं, ठीक है। पहले ये वाला केस देखते हैं, क्या dy/dx < 0 हो रहा है। तो देखो बच्चों इस केस में थोड़ा सा ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस हो गया। तो बच्चों इस केस में जब फंक्शन इस वाले हिस्से में आ रहा है, मतलब x के नीचे आ रहा है, x एक्सिस के नीचे, तो y उसको नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो y पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इस केस में तो वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, इस केस में तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, और इस केस में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये केस ऐसा है जिसमें थोड़ा नेगेटिव हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसमें नेगेटिव हो ही नहीं रहा और इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब dy/dx नेगेटिव तो कभी भी हो ही नहीं सकता पूरी तरह हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेगेटिव हो रहा है फिर पॉजिटिव जा रहा है। बोलो बच्चों बात समझ में आई, ठीक। अब बात करते हैं क्या dy/dx पॉजिटिव हो रहा है, तो इस केस में तो होना ही नहीं पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में और इस केस में पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि भले 0 भी हो रहा है तो > 0 है ना, तो यहाँ dy/dx क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, और ये तो पूरे शुद्ध रूप से पॉजिटिव ही है, तो नॉन नेगेटिव भी था। तो इसका मतलब आप समझ गए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अप्लाई हो रहे हैं, जबकि केस नंबर 3 कभी भी अप्लाई नहीं होंगे। तो केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं देखूँ तो इस क्वाड्रेटिक के लिए d < 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इस क्वाड्रेटिक के लिए d = 0 होता है। बोलो भाई, तो अपना ओवरऑल d क्या हो रहा है, < <= 0, सही है। अब इस क्वाड्रेटिक का जो d है वो निकाल लो आप, 4 b² - 4ac, तो b कौन है 2 × a+2, तो ये 2 × a+2 का स्क्वायर -4 × a कौन है 3, और c कौन है 3a, तो a की प्लेस पर रख दो 3 और c की प्लेस पर रख दो 3a, और ये पूरी पार्टी < 0। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आई क्या, अरे हाँ कि ना, बोलो जल्दी से, समझ में आया, बोलो। आपको लग रहा है सर ये क्या कर रहे हैं ना, ये मैं सोच तो रहा था कि ये यहाँ फिट हो जाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, छोड़ो इसको, अपन है ना फालतू काम नहीं करते। ये देखो ये < 0 ही हो गया, ठीक। बोलो आया। अब सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, a+2 का होल स्क्वायर -4 × 9 है < 0। 4 कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, पॉजिटिव है, तो ये a+2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो बन गया a² + 4 + 4a - 9 है < 0, तो ये बन गया a² - 5a + 4 < 0। बोलो भाई फैक्टर कर लो, क्या बनेंगे -1 - 4, ये हो गए, ठीक। अब बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, बेबी कर्व से कर लेना, छोटे से बड़ा 1 से 4, ठीक। तो बच्चों ये अपना क्या हो गया आंसर, यही तो पूछा था उसने।
तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने कितने सिस्टमेटिकली आपको बताया। पहले क्या किया हमने, इन्वर्टिबल मैपिंग लिखा था तो 1 1 ऑन टू चेक किया, ऑन टू ऑड डिग्री था इसलिए हो गया 1 1 के लिए हमने dy/dx निकाला। फिर देखा क्या हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा, तो थोड़ा नेगेटिव हो रहा था लेकिन पूरा नेगेटिव कभी नहीं हो रहा था, पॉजिटिव इन 2 केस में हो रहा था। तो इसके लिए t <= 0 लगा के एक ही वैल्यू आ गई। ठीक, एक और क्वेश्चन है शानदार सा। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये फंक्शन इनवर्स निकालना है। फॉलो करो, f(x) मतलब y। बोलो भाई, y की जगह x की प्लस पर y। याद आ गया, पुरानी मेथड है। ठीक, ये हो गया 2x, ये हो गया e⁻y, ये हो गया 1/e⁻y। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 2x e⁻y, ये हो जाएगा e⁻y का स्क्वायर, क्योंकि इन दो का प्रोडक्ट हो जाएगा +1। तो ये हो गया e⁻y का स्क्वायर माइनस 2xy, नहीं y नहीं, 2x e⁻y + 1 = 0। बोलो भाई। ठीक, क्वाड्रेटिक बन गई e⁻y में, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाओ और e⁻y का वैल्यू निकालो। चलो, तो e⁻y का वैल्यू निकालोगे तो -b + -√b² - 4ac/2 है। तो -b मतलब 2x प्लस माइनस √b² - 4ac मतलब 4x² -4 / 2। बोलो भाई, तो ये क्या हो गया, e⁻y = 2 से इधर 4 कॉमन निकल के 2 होगा, फिर 2 और ये 2 कॉमन निकल के ऐसे कैंसिल हो गया, x + -√x² - 1 बनेंगे। दो आंसर आ रहे हैं, e⁻y आ रहा है x + √x² - 1 और e⁻y = x - √x² - 1। अब आप कैसे पता करोगे कि सही इन्वर्स कौन सा है, यही आई है। तो बच्चों एक काम करो, कोई भी एक नंबर उठाओ, किसका, इन्वर्स का, इन्वर्स के डोमेन में से। जैसे 1 to ∞ है ना, तो 1 रख दो। जैसे मैंने 1 रखा, मान लो यहाँ पर 1 रखा, क्योंकि 1 - जैसे पहला वाला है ना, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, कौन सा इन्वर्स है देखना। फर्स्ट पार्ट के लिए e⁻y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 + 1 - 1। एक काम करो, रुको, अभी इसको फर्स्ट सेकंड पार्ट मत दो। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू निकालो ना, अभी अपन ने y का निकाला, तो y कैसे निकलेगा, दोनों साइड ln ले लेना है ना। तो एक बनेगा ln ले लोगे तो ln ही तो 1 ही हो जाएगा। बच्चों समझ गए ना, ln लोगे तो ln e⁻y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना, समझ गए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक आएगा y = ln, इस तरफ भी तो लेंगे x + √x² - 1, दूसरा हो जाएगा y = ln x - √x² - 1 है ना बच्चों। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, क्योंकि y = में एक्सप्रेस करना जरूरी है ना, इन्वर्स अगर चाहिए तो। अब रखते हैं अपन, अब देखो ये डोमेन फंक्शन का था, ये रेंज फंक्शन की थी। अब ये डोमेन हो जाएगा इन्वर्स का, क्योंकि इन्वर्स यूँ आ रहा है, तो ये डोमेन और ये रेंज। तो डोमेन में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे 1 इंक्लूड है, 1 रख दो, पता लग जाएगा। y = ln, फर्स्ट पार्ट के लिए ना 1 रखा तो ln 1 + 1 - 1 0, तो ये तो 1 ही आ गया, तो ln 1 क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी रखो 1 माइनस ये भी 0 हो गया, तो यहाँ भी 1 आ गया, ये तो दोनों में सेम ही आ रहा है ना। तो बच्चों 1 को छोड़ के कुछ और रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 में काम नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो 1 से क्या था, ये 1 से इन्फिनिटी है ना, तो 2 रख दो, 2 में गारंटेड आ जाएगा बच्चों, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अब 1 नहीं बैठ पाया, वो दोनों में इत्तेफाक से वही दे रहा है, तो सेम आ रहा है, तो फिर कैसे चेक करोगे। तो 2 रख दो फर्स्ट पार्ट के लिए, ये था सेकेंड पार्ट है ना। अब मैं वापस से फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ बच्चों, है ना। अब मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, आप देखो, है ना। ठीक, y = ln, जी अब मैं 2 रख रहा हूँ, तो ये हो गया 2 - 1 1 है ना, तो √1 1, तो ये नहीं √1 1 थोड़ी, 2 का 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो ये बच्चों 2 - √3 आ रहा है। 2 मतलब 2 √3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो पॉजिटिव तो आ रहा है, ये तो काम कर रहा है। ln के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। अभी इधर रखो बच्चों जरा, ln ये हो गया, ये यहाँ रखा था ना अभी अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में रखा बच्चों, इसमें नहीं था, इसमें रखा था जब भी, तो यहाँ प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस का साइन है ना, फर्स्ट पार्ट में प्लस का साइन, बच्चों समझ रहे हो ना आप। यहाँ पर रखना x की प्लेस पर 2, तो ये 2 प्लस ये √3 बन जाएगा। ठीक, अब सेकंड वाले में रखो आप, तो सेकंड वाले में रखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ 2 और यहाँ √3, तो ये बनेगा ln 2 - √3। 2 और √3 तो प्लस के थे, 2 - √3 मतलब 1.732, तो 1.732 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ln तो पॉजिटिव मतलब 0 पॉइंट समथिंग चलेगा क्या, हाँ चलेगा, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू जब आप रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी, है ना।
√3 मतलब 1.732, ये तो फिर भी पॉजिटिव बन रहा है, पर इससे बड़ी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला काम कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला ही काम करेगा, ये वाला रख कर देख लेना आप, वो ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। अभी 3 रखना, तो 3 माइनस √3 तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपको मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया बच्चों एडवांस का। तो ऐसे इन्वर्स ढूंढा जाता है ना, प्रोसेस वही है, वैसे ही सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर इतना ही। इन्वर्स ऑफ फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बस अब 2 लेक्चर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लगेगा, फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।